Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. This is Dr. Mamta Rathi. हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQs की सीरीज. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन आवर सीरीज 4. इसके पहले हम लोगों ने 3 सीरीज देखी हुई हैं. उन तीनों भी सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें और उन वीडियोस को आप देख सकते हैं. जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैंने आप सभी के लिए MCQs सीरीज़ लाई है हर सब्जेक्ट की, और जिसमें मैंने 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है. तो ये सारी जो सीरीज़ है वो आपकी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी 4th सीरीज़ के साथ. स्टार्ट करते हैं हमारा 121th क्वेश्चंस के साथ. मेंटेनेंस चार्जेस आर इन द नेचर ऑफ डैश डैश एक्सपेंसेस. हमारे मेंटेनेंस चार्जेस किस एक्सपेंसेस के नेचर के हिसाब से चलते हैं? तो वो हमारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के साथ चलते हैं, क्योंकि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हीं के साथ साथ हमें मेंटेनेंस चार्जेस पेड करने होते हैं. तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, in transport costing dash dash charges vary more or less in direct proportion to kilometers run. तो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस होते हैं हमारे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कम या ज़्यादा किलोमीटर रन के प्रोपोर्शन में हो जाते हैं. तो वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? तो रनिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल, ड्राइवर सैलरी और टैक्स. तो हमारा डायरेक्ट जो होता है पेट्रोल या फिर जो किलोमीटर रन होने वाला है, तो जो हमारी रनिंग होगी हमारी व्हीकल की, तो उस व्हीकल पर हमारे जो चार्जेस है वो डिपेंड होंगे. तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग है वो हमारी रनिंग पर बेस करती है. तो हमारा सही आंसर होगा रनिंग, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस कॉस्टिंग इज कॉल्ड एज ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग और नन ऑफ दीज. अब सर्विस कॉस्टिंग जो है वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक पार्ट है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को हमें सर्विस कॉस्टिंग के नाम से ही जाना जाता है. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है, इन इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी यूजेस डैश डैश एज कॉस्ट यूनिट. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो होती है वो किसे अपना कॉस्ट यूनिट मानती है? तो किलोवाट पर आवर, पर हाउस होल्ड, वोल्टेज या नन ऑफ दिस. तो किलोवाट पर आवर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट है. तो हमारा जो कॉस्ट यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर. तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग अ कंपोजिट यूनिट सच एज डैश डैश इज यूज्ड. अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग में कंपोजिट यूनिट क्या होता है? पैसेंजर माइल पर किलोमीटर और 10 किलोमीटर, और पर किलोमीटर, पर पैसेंजर और पर स्टॉप. तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग होता है उसका कंपोजिट होता है पैसेंजर माइल पर किलोमीटर और पैसेंजर माइल पर 10 किलोमीटर. तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा. बॉयलर हाउस कॉस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश कॉस्टिंग. अब बॉयलर हाउस जो है वो एग्जाम्पल कौन सी कॉस्टिंग का है? तो बॉयलर हाउस में ऑब्वियसली हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्विस कॉस्टिंग यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक पार्ट है. तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा सर्विस कॉस्टिंग, जो नंबर सी है ऑप्शन. ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग, इन दोनों में फ़र्क है दोस्तों, जिसे कि हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है. तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी कि सर्विस कॉस्टिंग जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्विस कॉस्टिंग फिक्स्ड चार्जेस आर आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस, नन ऑफ दिस. तो फिक्स्ड चार्जेस को ही हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं. फिक्स्ड चार्जेस का ही दूसरा नाम है स्टैंडिंग चार्जेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस कॉस्टिंग इज नॉट यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग. अब सर्विस कॉस्टिंग जो है वो कौन से इसमें यूज नहीं की जाती? इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट
इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग सर्विस कॉस्टिंग तो यूज़ करते ही हैं, हॉस्पिटल्स में भी हम लोग सर्विस कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेज का पार्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें सर्विस कॉस्टिंग यूज़ नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द कार इज ₹1 lakh, residual value at the end of the 5th year is 20,000, the monthly depreciation is। अब प्रेजेंट कॉस्ट जो है हमारी जो व्हीकल है उसकी 1 लाख है, और उसकी जो वैल्यू है 5 ईयर्स के बाद रेसिड्यूशल वैल्यू जो होगी वो होगी 20,000 रुपीज़। तो मंथली डेप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा? तो हमारा जो मंथली डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 1333, क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा अराउंड 15,000 यानी कि 12,000 से ज़्यादा होगा। और अगर उतना हम देते आए तो हमारी जो 5th ईयर के एंड में हमारी रेसिड्यूशल वैल्यू जो है वो 20,000 आएगी। तो अगर कैलकुलेशन हम एक्यूरेटली कर देते हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर आएगा ₹1333। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। नेक्स्ट है, अ बस कैरीज 25 पैसेंजर्स डेली फॉर 25 days एंड इट्स माइलेज पर मंथ इज 1000 किलोमीटर्स, इट्स पैसेंजर माइल्स आर। अब इसमें हमें एक फॉर्मूला बिल्ड करना पड़ेगा, और फॉर्मूला बिल्ड करके हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है कि एक बस जो है वो 25 पैसेंजर्स कैरी करती है, और वो डेली चलती है 25 डेज़ के लिए, और इसका जो माइलेज है वो पर मंथ के लिए 1000 किलोमीटर है। यानी कि एक मंथ में हमारी जो बस है वो 1000 किलोमीटर चलती है, और हमारे जो पैसेंजर है वो 25 पैसेंजर डेली उसमें सफ़र करते हैं। तो हमारा पैसेंजर माइल जो होगा वो सीधा कैलकुलेशन है कि 1000 किलोमीटर्स इंटू 25 पैसेंजर्स, तो 25,000 पैसेंजर माइल्स होंगे, क्योंकि हर दिन 25 पैसेंजर्स हमारे रन कर रहे हैं, और पर मंथ जो कॉस्टिंग है उसकी जो माइलेज है वो 1000 किलोमीटर्स है। तो 1000 किलोमीटर्स इंटू 25 पैसेंजर्स, तो आंसर आएगा हमारा 25,000। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज सुटेबल इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, फॉलिंग प्राइसेस, फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, नन ऑफ अबव। अब लीफो मेथड जो होती है जिनमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी कि लास्ट परचेस किया हुआ मटेरियल हमें फर्स्ट निकालना होता है, तो ये कब बेनिफिशियल होगा? तो जब प्राइसेस रेज कर रही होंगी, राइजिंग होंगी, क्योंकि लास्ट मटेरियल जो है वो राइजिंग प्राइस का होगा, उसे हम अगर पहले बाहर निकालते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो राइजिंग प्राइसेस जब होंगी तब ये वाली मेथड, लीफो मेथड, हमें यूज करनी होगी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, एवरेज कॉस्ट मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू इज सुटेबल व्हेन प्राइसेस राइज, व्हेन प्राइसेस फॉल, व्हेन प्राइसेस फ्लक्चुएट कंसिडरेबली एंड नन ऑफ द अबव। अब हमें पता है कि जब प्राइसेस रेज होते हैं तो लीफो मेथड हम यूज करते हैं, जब प्राइसेस फॉल होते हैं तो फीफो मेथड हम यूज करते हैं, लेकिन जब प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं कंसिडरेबली तो उस टाइम पर हम एवरेज कॉस्ट मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इश्यूज इज सुटेबल व्हेन मटेरियल्स आर सब्जेक्ट टू नॉर्मल नेचुरल वेस्टेज, प्राइसेस राइज, प्राइसेस फॉल, नन ऑफ द अबव। जैसे कि हमें पता है कि जब नेचुरल वेस्टेज होता है और मटेरियल्स उस नेचुरल वेस्टेज के सब्जेक्ट होते हैं तो हमारी जो इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है उसे हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा। Then specific price method of valuing material issue is used when materials are purchased for specific job or work order, materials are subject to natural wastage, prices fluctuate, none of these। तो हमें पता है कि मटेरियल जब भी हम परचेस करते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए या किसी स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर के लिए तो उसे स्पेसिफिक प्राइस मेथड से वैल्यू कर दिया जाता है, और मटेरियल इशू जो है वो उस मेथड से हम वैल्यूएशन करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मार्केट प्राइस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट मेथड व्हेन कोटेशंस हैव टू बी सेंड, प्राइसेस फ्लक्चुएट, मटेरियल्स आर सब्जेक्ट टू नेचुरल वेस्टेज, नन ऑफ दीज।
अब मार्केट प्राइस मेथड जो होती है वो कोटेशन बेस्ड होती है, क्योंकि जो कोटेशंस हमने सेंड किए हैं उसी के हिसाब से मार्केट प्राइस डिपेंड होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है अ बिल ऑफ मटेरियल सर्व्स द पर्पज ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन, स्टोर्स लेजर, मटेरियल इशू एनालिसिस शीट, नन ऑफ दीज। अब मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल जो होता है वो कौन से पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो वो मटेरियल रिक्विजिशन के लिए यूज किया जाता है। कितना मटेरियल रिक्विजिशन हुआ है उसके लिए ये चीज देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ अ डैश डैश जॉब। अब बिल ऑफ मटेरियल कौन से जॉब में यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड जॉब, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जॉब, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जॉब जहां होते हैं वहां पर बिल ऑफ मटेरियल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक वेरिफिकेशन शीट्स आर मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, फिनेंशियल कंट्रोल, फिनेंशियल वेरिफिकेशन, क्वालिटी वेरिफिकेशन। जैसे कि हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक फिजिकल में होता है तो हमारा ऑप्शन आएगा ए फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि फिनेंशियल कंट्रोल, फिनेंशियल वेरिफिकेशन और क्वालिटी वेरिफिकेशन इन सभी चीज़ों का स्टॉक से कुछ रिलेशन नहीं है। वेरिफिकेशन के टाइम पे स्टॉक जो वेरीफाई होता है वो फिजिकल टर्म्स में वेरीफाई होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम इज नोन एज ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कमर्शियल ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नन ऑफ दीज। अब हमें पता है कि जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी होती है वो वन टाइम हम ऑर्डर कर देते हैं, तो जो क्वांटिटी मटेरियल है जो एक ही टाइम पर हम ऑर्डर करते हैं उसे कहते हैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है उस हमारा करेक्ट आंसर है। डैश डैश रिप्रेजेंट्स दैट quantity of material which is normally ordered when a particular material reaches reordering level। अब ये हमारा जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो जब रीऑर्डरिंग लेवल पर जाता है तो हम हमारी ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसे क्या कहा जाता है, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका आंसर है रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन डी। जब रीऑर्डर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो मटेरियल है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पर्टिकुलर जो मटेरियल की रीऑर्डर लेवल्स को मैच कर रही है या फिर वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो अब हमें अगेन क्वांटिटी को रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो उसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश डैश two pace rates are set for each job, Merrick's multiple piece rate system, Rowan's premium plan, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड नन ऑफ दिस। अब जैसे कि हमें पता है कि टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में दो तरीके के पीस रेट्स सेट किए गए हैं, 80% एंड 120%। जो कम काम करेगा उसे पनिशमेंट के थ्रू 80% वेज रेट दिया जाएगा और जो ज़्यादा काम करेगा या फिर गोल कंप्लीट करेगा उसे 120% के हिसाब से वेज दिया जाएगा। तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में दो तरह के पीस रेट सिस्टम सेट किए गए हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ स्टोर्स सर्विस एक्सपेंसेस इज वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड और नन ऑफ दीज। तो हमारा जो स्टोर्स सर्विस एक्सपेंसेस का बेसिस है अपॉर्शनमेंट का वो है वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, क्योंकि स्टोर्स में मटेरियल्स रहेंगे तो मटेरियल्स के हिसाब से ही उसे हमें अपॉर्शन करना होगा हमारी ओवरहेड्स में। तो ऑप्शन ए जो है वैल्यू ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड वो हमारा करेक्ट आंसर है। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस इज वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मटेरियल्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ मशीनरीज। अब वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है वो एम्प्लॉइज के लिए होता है तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर ही उसे अपॉर्शन किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो है आंसर हमारा करेक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रीच एक्सपेंसेस इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज, बोथ बी एंड सी। तो हमारे जो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज है उनके लिए क्रीच एक्सपेंसेस होते हैं तो वो क्रीच एक्सपेंसेस फीमेल एम्प्लॉइज के बेसिस पर हम अपॉर्शन करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर स्टेप मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट
द कॉस्ट ऑफ लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शनड ओनली टू द, अब जो हमारी सेकेंडरी मेथड होती है यानी कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट को हमें फिर से अपोर्शन करना होता है, तो उन सर्विस डिपार्टमेंट को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हमारी सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, तो सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट में जो कुछ भी अमाउंट है उन अमाउंट को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट को नील करा देते हैं। तो आंसर हमारा आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नंबर ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो भी सर्विस डिपार्टमेंट्स है उसको बारी बारी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बदल देते हैं या फिर उनमें हम एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन आवर रेट इज ऑब्टेन्ड by dividing the total running expenses of a machine during a particular period by the wages, the number of products produced, number of workers, number of hours। अब मशीन आवर रेट है, मशीन आवर रेट में मशीन काम कर रही है, तो इस मशीन का जो टोटल रनिंग एक्सपेंसेस है वो जितनी मशीन पर्टिकुलर पीरियड में रन की गई है उसके हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स में एसेस किया जाता है। तो नंबर ऑफ आवर्स जो है वो हमारा आंसर रहेगा। तो मशीन आवर रेट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है टोटल रनिंग एक्सपेंसेस के साथ मशीन के नंबर ऑफ आवर्स में। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज द अमाउंट बाय विच द एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स फॉल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स इनकर्ड। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स शॉर्ट कब होते हैं या फिर कब फॉलिंग होता है उनका, तो जब भी वो अंडर एब्सॉर्ब्ड होते हैं तो तब उनका फॉल होता है या फिर शॉर्टेज नज़र आता है। तो ऑप्शन बी जो है अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारी अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स तभी होगी जब एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स शॉर्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज द एक्सेस ऑफ ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड ओवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स इनकर्ड। ये सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है, क्योंकि जब ओवर एब्सॉर्प्शन होगा तो ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डैश डैश इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड ओवरहेड्स एंड द रेट इज अप्लाइड टू द एक्चुअल बेस, द एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस मे बी डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज्ड ओवरहेड। तो हमारी जो प्री डिटरमाइंड रेट होता है वो जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो बेसिस होता है हमारी बजटेड ओवरहेड्स के लिए और हमारी एक्चुअल ओवरहेड्स के लिए। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और चार्ज्ड ओवरहेड्स को देखने के लिए हमें ये बेसिस यूज़ करना होता है। तो अब प्री डिटरमाइंड रेट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है expenses incurred during production other than direct materials and direct labor are called actual factory expenses, and those charged to production on estimated basis are called as applied expenses। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड एस्टिमेटेड बेसिस आर कॉल्ड अप्लाइड एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। In case of materials, the key factor may be insufficient advertising, restrictions imposed by quota, low market demand और shortage of power। तो इसमें insufficient advertising जो है वो materials के लिए हम लोग उसको रिकनेक्ट नहीं करेंगे। लो मार्केट डिमांड भी हम लोगों को इसके ऊपर कनेक्शन नहीं है। शॉर्टेज ऑफ पावर का कनेक्शन प्लांट के साथ या फिर एसेट के साथ होता है। लेकिन मटेरियल्स का जो की फैक्टर होता है वो होता है रेस्ट्रिक्शंस जो कि इम्पोज्ड होते हैं कोटा से। तो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय कोटा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द बजट विच कॉमनली टेक्स द फॉर्म ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज। अब कौन से बजट में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्म हमें देखने मिलता है? तो हमारे मास्टर बजट में हम लोग हमारे इस कॉमनली जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट होते हैं वो बनाते हैं। तो मास्टर बजट हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डैश डैश कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, प्लान्ड कॉस्ट होती है। तो ऑप्शन ए प्री डिटरमाइंड ये हमारा आंसर होगा, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। द लिमिटेशन ऑफ डैश डैश हैज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम।
कॉस्ट अकाउंटिंग में लिमिटेशंस थे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम की डेवलपमेंट करनी पड़ी। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो जिम्मेदार है। तो हमारा आंसर आएगा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मोर वाइडली अप्लाइड इन डैश डैश इंडस्ट्रीज। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज जो होता है वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज में होता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में होता है। इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। देन 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर, 3 टाइप के स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड एंड करंट स्टैंडर्ड, करेंसी स्टैंडर्ड, बेस्ट स्टैंडर्ड एंड actual standard, estimated standard and expected standard and current standard, basic standard and normal standard। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड के जो 3 टाइप्स है वो है करंट स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल स्टैंडर्ड। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट है द डेविएशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट और सेल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्रॉफिट और सेल इज नोन एज। अब एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो डेविएशन है, या एक्चुअल प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट का जो डेविएशन है, या एक्चुअल सेल्स और स्टैंडर्ड सेल का जो डेविएशन है, उन डेविएशन को ही वेरिएंस कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। हमें ऑप्शन दिए गए थे डिफरेंसेस, वेरिएंस, डिस्क्रेपेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, लेकिन करेक्ट आंसर है वेरिएंस, जिसमें हम डेविएशन देखते हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड के साथ। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर अनफेवरेबल आइटम्स, क्योंकि कॉस्ट पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन काम नहीं करता है, फेवरेबल आइटम्स पर भी काम नहीं करता है। अनफेवरेबल आइटम्स जो होते हैं, जो एक्सेप्शनली होते हैं, उन्हीं को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो अनफेवरेबल आइटम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल प्राइसेस ऑफ materials used multiplied by actual quantity of materials used, budgeted quantity of materials used, standard quantity of materials used, either A और B। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो होता है वो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स में, क्योंकि मटेरियल जो है वो क्वांटिटी में बेस होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, ऑप्शन ए। देन labor cost variance is the difference between standard cost of labor and dash dash, budgeted cost of labor, estimated cost of labor, actual cost of labor, none of these। अब labor cost variance जो होता है वो difference होता है हमारे standard cost of labor और हमारे actual cost of labor का। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 160 क्वेश्चन हमारी सीरीज 4 के साथ कंप्लीट कर दिए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के 160 एमसीक्यूज हमने देखे हैं, और एक सीरीज 5th सीरीज हम देखेंगे जिसमें हम 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। आपको अगर पहले की सीरीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप आपके सारे वीडियोस और सारी सीरीज़ में आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 5 सीरीज़ में 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आप आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे और आप आपकी नॉलेज को एनरिच भी कर सकेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट सीरीज़ में हम फिर से मिलेंगे हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ के साथ और हमारी लास्ट सीरीज़ के साथ, सीरीज़ नंबर 5। तब तक के लिए देखते रहिए, स्टडी करते रहिए। आप सभी को आपकी स्टडीज़ के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।